लॉकडाउन के एक साल बाद भी कोरोना गया नहीं है और इस वक्त हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाइव मौजूद हैं। स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका आज तक पर एक बार फिर से। आज हम एक बार फिर उस समय बात कर रहे हैं जब देश फिर 50,000 के आसपास कोरोना केस एक दिन में देख रहा है। आखिर इसकी वजह आपको क्या लगती है, ये क्यों हुआ? इसकी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोविड खत्म हो गया है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया है। हम देखते हैं बाहर जाएं तो बिल्कुल क्राउड इकट्ठे हो गए हैं, लोग 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं और हाथ धोना भी बिल्कुल कम हो गया है। वायरस कहीं गया नहीं है, वायरस हमारे बीच ही है और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वायरस एकदम फैलना शुरू हो जाता है और इसी तरह से एकदम केसेस बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है और वो वेरिएंट जो है एक जगह पे नहीं रहेंगे, हमारे देश में भी आएंगे और ये वेरिएंट्स जो है ये ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे और वेरिएंट्स हमारे देश में आएंगे तो वो भी एकदम जल्दी फैलेंगे और केसेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सीरो सर्वेलेंस डेटा ने ये क्लियरली दिखाया है कि 70% से ज्यादा जो हमारे देश की आबादी है उनमें एंटीबॉडीज नहीं है, वो अभी भी वायरस से इन्फेक्शन होने के लिए हो सकते हैं, वो ससेप्टेबल हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं जिनको इन्फेक्शन अभी हो सकता है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे तो केसेस तो बढ़ना है, वो तो बिल्कुल नेचुरल है। आपने नए वेरिएंट की बात की, इन नए वेरिएंट से कितना डरने की जरूरत है? नए वेरिएंट्स से हम जब देखते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ क्लिनिकल कंसर्न, कि कई वेरिएंट्स तो डेवलप होते हैं, तो हमें पता है कि एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट करेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि हर महीने 2 या 3 दफा ये वायरस म्यूटेट करता है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कई स्पाइक प्रोटीन में होती हैं और जगह होती हैं जो वायरस को क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बना देती हैं। और उसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि वायरस में ऐसा म्यूटेशन तो नहीं हुआ कि अब वो ज्यादा इंफेक्शियस हो गया, ज्यादा जल्दी फैलने लग गया। वो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आता है कि वो ह्यूमन सेल के साथ ज्यादा आराम से चिपक जाता है और इंसान के शरीर में जल्दी फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जो ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन करता है, ज्यादा विरुलेंट है। उस वेरिएंट के होने से ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होती है, डेथ रेट बढ़ जाता है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जिसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हो। उसका ये मतलब हुआ कि वो वेरिएंट जो बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती हैं उसको एस्केप कर जाता है। मान लो किसी को पहले कोविड हुआ है, क्या ये एक नया वेरिएंट जो है उसको फिर से इन्फेक्शन कर सकता है, री इन्फेक्शन हो सकती है? या किसी को वैक्सीन लग चुकी है लेकिन वैक्सीन के बावजूद क्या उसको फिर इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो वैक्सीन के असर को कम कर देता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हम देखते हैं और अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें यह है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, कि ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए एक कारण ये भी माना जाता है कि इसके कारण केसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसमें अभी क्लियर कट हमारे देश से डेटा नहीं है, हम इसको लिंक करना पड़ता है एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से कि जहां जहां वेरिएंट दिख रहे हैं वहां क्या केसेस भी बढ़ रहे हैं और वो क्या उसके साथ लिंक्ड है या नहीं है, उस डेटा की जरूरत है। और साथ साथ हमें डेटा ये भी कलेक्ट करना चाहिए कि इससे वायरस की वैक्सीन की एफिकेसी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल डेटा ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीन की एफिकेसी में बहुत ज्यादा फर्क अभी तक नहीं पड़ता, वैक्सीन अभी भी कामयाब रहेंगी। उनकी एफिकेसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है लेकिन अभी तक भी हमारे पास बफर है और वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन इसको आगे फॉलो अप करने की जरूरत है कि आगे जैसे वेरिएंट्स डेवलप होते हैं तो वैक्सीन पे उसका क्या असर होगा। कुछ हद तक जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में डॉक्टर साहब वैक्सीन को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है? कई जगह राज्यों को जितनी वैक्सीन दी गई है उतनी खपाना तो दूर, वो उसकी आधी भी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, जबकि आज हम जब बात कर रहे हैं एक दिन में 23 लाख तक वैक्सीन लग रही है। ये बात सही है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी है और कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो रहा है, हमें वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है। या जो हम कहते हैं इन्फोडेमिक है, सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि वो सोचते हैं कि शायद वैक्सीन से खतरा है। कई लोगों को मैं जानता हूं जो मुझे कहते हैं कि हम अपने जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि हमें लगता है वैक्सीन से उनको ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। मैं उनको यही समझाता हूं कि वैक्सीन से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी।
अगर उनको कोविड हो गया तो उनको बहुत सीरियस कोविड हो सकता है जो जानलेवा हो सकता है, तो उनके लिए वैक्सीन लगाना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ज्यादा जोर से लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, साइंटिफिक डेटा देना चाहिए, जिससे वो समझे कि वैक्सीन लगाना स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप में कितना जरूरी है, और हम लोगों को ये कन्विंस करें कि वो आगे आके वैक्सीन लगाएं। क्योंकि जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगाएंगे और हम अपने 45 प्लस एज ग्रुप को कवर कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और नीचे वाली प्रायोरिटी जो 45 से कम वाले लोग हैं उनमें भी वैक्सीन शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अब जो फैसला हुआ वो कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। हम देश में राजधानी की बात कर रहे हैं जहां पर शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन के लिए हम 45 का बार लगा के क्यों बैठे, उसको क्यों घटाने को तैयार नहीं है? देखिए, अगर हमारे किसी हम सब लोग यही चाहेंगे कि सबको वैक्सीन लगे, लेकिन अगर हम सारी अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन 100 करोड़ से थोड़ी सी कम है। अगर हम 2 डोज की बात करें तो हमें 200 करोड़ डोजेस चाहिए होंगे। हमारे पास 200 करोड़ डोजेस, हम क्या हम सारी दुनिया के डोजेस इकट्ठे कर लें, सारी मैन्युफैक्चरर के डोजेस इकट्ठे कर लें, तो भी 2 बिलियन डोजेस तो मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और जब भी वैक्सीन को हम प्रायोरिटाइज करते हैं ग्लोबली, तो हम यही देखते हैं कि हम उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करें जिनको कोविड से मरने की चांसेस ज्यादा हैं, जिनसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि हम सबसे पहली चीज ये चाहते हैं कि हमारा डेथ रेट ना बढ़े, हमारी डेथ्स कम रहें। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हम पहले वैक्सीनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर उनमें कोविड हो गया तो वो सीधे आईसीयू में पहुंच जाएंगे और उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। इसीलिए ये प्रायोरिटाइजेशन किया गया है। जैसे जैसे वैक्सीन डोजेस बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे और हमारे पास ज्यादा डोजेस होंगे, इसको और खोला जाएगा, और यही सब लोग चाहते हैं कि सब लोग वैक्सीनेट हो और इसकी एज बार जो है जितनी कम कर पाए हम। लेकिन वैक्सीन बर्बाद हो उससे बेहतर नहीं है कि जिन लोगों को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है उन्हीं को छूट दे दी जाए कि वो भी इस्तेमाल कर लें? तो इससे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग आगे नहीं आ रहे, जिनको वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम यही देखें कि अगर हम 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की बात करें तो वो 37 से 40 करोड़ के करीब बनते हैं। तो इन लोगों को भी वैक्सीन करना जरूरी है, और हम इन लोगों को समझाएं कि वो आगे आए, इनको वैक्सीनेट पहले करें। अगर हमें लगेगा कि इनमें से काफी ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको वैक्सीनेट नहीं करेंगे और यंगर एज ग्रुप को कर देंगे और इनमें मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर इट विल नॉट बी राइट, क्योंकि फिर हमारी डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशंस को वैक्सीन की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? मसलन अगर हम ये तय करें कि हम अपने दफ्तर के सभी लोगों को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं, इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? इस तरह से संस्थानों को ये छूट क्यों नहीं दे दी जाती? मेरा मानना है कि आस्ता आस्ता ये होगा। हमें 2 चीजें इसमें देखने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं ऑफिस में और वहां पे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कि किसी को वहां पे एलर्जिक रिएक्शन होगी तो वो एक सीरियस बात हो सकती है। इसलिए जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पास ऐसा सेटअप हो कि हम अगर वैक्सीनेशन मान लो फील्ड में लगाएं या किसी ऑफिस में लगाएं या मान लो किसी मोबाइल वैन में लगाएं, तो हमारे पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि अगर किसी को उससे रिएक्शन हो तो हम उसको मैनेज कर पाए। इसीलिए अभी जो वैक्सीनेशन है वो हेल्थ केयर सेंटर में की जा रही है, क्योंकि वहां पे पूरी सुविधा है कि अगर किसी को कोई रिएक्शन हो तो वहां मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ऑफिस में लगाने शुरू कर दें, वहां किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और वहां सुविधा पूरी ना हो, तो वो जानलेवा भी हो सकते हैं, सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जो हम कहें कि घर पे जाके हम लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन को 1 साल पूरा हुआ है और फिर से देश के कुछ शहरों में मिनी लॉकडाउन अब शुरू होने लग गए हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है इस चीज को लेकर, क्योंकि काम धंधे पहले ही बुरी तरह से प्रभावित हुए लॉकडाउन के पहले दौर में। सामने कुंभ चल रहा है, होली का त्योहार आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में सवाल आता है कि कोरोना जो है वो कुंभ और होली देखकर ही फैलता है क्या? चुनावी रैलियों से नहीं फैलता? कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठा हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना हो तो हम वायरस को फैलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन जाते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट हो उसको हमें जितनी कोशिश हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है और जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक जरूरी कदम है। तो ये बात आपकी सही है कि हमें जहां जितना हम कर सकें करना जरूरी है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि इसके साथ साथ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। हमें कुंभ के जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ मार्केट में जाने की जरूरत है।
आप मार्केट में जाइए, आप देखेंगे कि किसी ने मास्क नहीं लगाया, सब लोग भीड़ में चले हुए हैं। आप शादियों में जाएं, मास्क लगाना, आप मास्क लगाएंगे किसी जगह में तो आपको ये कहेंगे कि आपने मास्क क्यों लगाया। कुछ लोग तो आगे मुझे कहेंगे कि आपने मास्क क्यों लगाया, आपने तो वैक्सीन लगा ली, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, तो हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये पैंडेमिक कंट्रोल करने जो है, इसमें जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसमें अस्पताल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये एक लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, ये हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से करेंगे, वायरस को हम फैलने नहीं देंगे। लेकिन हमने वो सब कुछ छोड़ दिया और हम सोचते हैं वैक्सीन आ गई इसलिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया आज तक पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से इस लड़ाई को लेकर जागरूक करने के लिए। जैसा हम कह रहे हैं कि आजादी के बाद यह सबसे मुश्किल साल था, जैसे आजादी की लड़ाई किसी एक ने नहीं लड़ी थी, सबने मिलकर लड़ी थी। इसलिए यह सोचकर कि अस्पताल या डॉक्टर्स केवल कोरोना से लड़ लेंगे और जंग जीत ली जाएगी, यह ठीक नहीं होगा। इसमें सबको मिलकर लड़ना होगा। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया। धन्यवाद।